नमस्कार, मैं डॉक्टर पीके सिंह आई फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग एक सीरीज़ कर रहे हैं जहां हम लोग लेक्चर्स लेकर के आ रहे हैं जो CSIR नेट एग्ज़ाम में काम आते हैं। इस सीरीज़ के लेक्चर्स को टाइमली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल के साथ। देखिए, ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो केवल CSIR नेट के लिए काम नहीं आते, ये तमाम तरह के लाइफ साइंस और बायोटेक के एग्ज़ाम्स में भी काम आ जाते हैं। फिर चाहिए आपके मास्टर्स के एग्ज़ाम हो या फिर ये पोस्ट मास्टर, जैसे कि आपका नेट, गेट, ICMR का JRF, DBT का JRF, ये सब्जेक्ट हर एक जगह काम आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इसी सीरीज में सेल बायोलॉजी की। सेल बायोलॉजी इन एग्जाम में 10% से लेकर के 20% तक मार्क्स दे करके जाती है। इसलिए सेल बायोलॉजी को होल्ड करना समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसी की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं आज एक टॉपिक के साथ। चलिए समझते हैं सेल के इंटीरियर को। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम जिसकी बात करने जा रहे हैं इसे हम लोग एक टिपिकल सेल का नाम देते हैं, कोई एक सेल। अगर हम सेल को लें प्लांट के रूप में तो कुछ और है, बैक्टीरिया के रूप में कुछ और है, यूकैरियोट्स के रूप में कुछ और है। जब हम यूकैरियोट्स की डेफिनेशन लेके आते हैं तो यूकैरियोट में फंजाई भी आती हैं हमारे पास, प्लांट भी आते हैं, एनिमल भी आते हैं। तो अगर मैं प्लांट वर्सेस एनिमल सेल वर्सेस आपकी फंजाई की सेल की बात करूं तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। सिमिलरली मैं यूकैरियोटिक वर्सेस प्रोकैरियोट की बात करूं तभी मुझे काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इस पार्ट में जो कि आपकी यूनिट नंबर 2 में है CSIR नेट की, तो वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, इन सब बातों का जिक्र है। तो नो डाउट कि हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की, और यूकैरियोट्स में भी हम लोग कॉमन फीचर्स की बात कर रहे हैं जो सभी यूकैरियोटिक सेल्स में फॉलो होते हैं। तो एक पार्ट तो है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक दो मेम्ब्रेन सिस्टम है, और इस दो मेम्ब्रेन को जब हम लोग डायग्राम के रूप में ड्रॉ करते हैं तो अगर आपने ध्यान दिया हो कभी तो यहाँ हम बीच में डिसकंटिन्यूटी दिखाते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ बीच में गैप छोड़ दिए हैं। ये गैप रियलिटी में कभी होते नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक कोई बॉल है और उस बॉल में जगह जगह पर हमने छेद कर रखे हैं, और अगर उस बॉल को बीच में से मैं काट लूं और फिर सामने से देखूं, मतलब मैं बात कर रहा हूं कि हमने किसी चीज को काट रखा है, स्फेरिकल चीज को, और हम सामने से उसको विजुअलाइज कर रहे हैं कटे हुए पार्ट से, तो हमें उसके किनारे जहां हमने छेद कर रखे थे वहां पर हमें कुछ पार्ट्स उखड़े हुए दिखाई देंगे। तो जो न्यूक्लियस का डायग्राम होता है ये असल में एक इसी तरह का रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि टेक्स्ट बुक में हम लोग 3 डायमेंशनल चीज़ें नहीं बनाते, तो इसलिए हम जनरली ऐसा फील करते हैं कि भाई ये जो गैप्स हैं ये गैप हैं। ये गैप नहीं है, ये हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्सेस, मतलब 3 न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स हैं जो इस डायग्राम के अंदर आ गए हैं। और न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट मल्टी प्रोटीन मेगा असेंबली है, और इन प्रोटीन्स का काम केवल ये है कि जिन चीज़ों को न्यूक्लियस से बाहर जाना है वो बाहर जा सके, केवल वही जिन्हें जाना है, और जिन्हें अंदर आना है वो अंदर आ सके। तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाली कहानी है। इसके अलावा यहीं पर जो पहली इंफॉर्मेशन आपको अभी का अभी दिमाग में रखनी है कि जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो कंपोजिशन है मेम्ब्रेन की, वही कंपोजिशन मेरी न्यूक्लियर एनवलप की भी होती है, आउटर वाले की। अंदर वाला एनवलप की कहानी कुछ और है। सिमिलरली जो हम लोग बीच का ये एनवायरनमेंट देखते हैं जिसे हम बोलते हैं ल्यूमन, ER का, यही ल्यूमन की कंसिस्टेंसी मुझे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में दिखाई देती है न्यूक्लियस के अंदर। तो अगर कब कल अब के आपको मालूम पड़े कि राइबोसोम न्यूक्लियस की बाहर वाली मेम्ब्रेन पर भी बैठ करके प्रोटीन बना सकते हैं तो अचंबा मत मानना, इट इज क्वाइट पॉसिबल। फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन से एक तरफ जो ER की मेम्ब्रेन है आपकी, कुछ वासिकल बल्ज आउट होती हैं जिन्हें हम लोग ट्रांसपोर्ट वासिकल के रूप में जानते हैं, और ये वासिकल यहां से मूव करेंगी आपके गोल्जी के पास। गोल्जी के मेम्ब्रेन के साथ ये वेसिकल फ्यूज करती हैं, और ये गोल्जी के कंपोनेंट के रूप में बिहेव भी करेंगी।
तो एक्चुअली में इस डायग्राम से तुम्हें अभी तक की बात में दो बातें क्लियर होनी चाहिए। पहली बात, न्यूक्लियस की बाहर वाली मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी बात, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन को ही फ्यूज करके गोल्जी बॉडीज बनती हैं। फिर गोल्जी बॉडीज में स्टेक्स हैं, मतलब मेम्ब्रेन्स के काफी लेयर्स। इतनी लेयर तो नहीं होती जितनी ईआर में होती हैं, बट होती काफी सारी हैं। और फिर यहां भी मेम्ब्रेन वाला जो सरफेस है वहां से वेसिकल पिंच ऑफ होती हैं, और ये वेसिकल्स अलग अलग फंक्शन दिखाती हैं। इनमें से कुछ वेसिकल ऐसी हो सकती हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाएं और वहां जाकर के ये वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाएं। तो अगर इन वेसिकल्स के अंदर मान लीजिए कुछ प्रोटीन से, जो प्रोटीन हमें ईआर से मिले, गोल्जी में पहुंचे, और वही प्रोटीन अल्टीमेटली इन वेसिकल से पैक हो गए, बाहर तक लिबरेट हो गए। ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग GERL कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। GERL, जी का मतलब है गोल्जी बॉडी, ER का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, L का मतलब है लाइसोसोम। तो यहां से जो वेसिकल निकल के जा रही हैं वो हमेशा बाहर वाली मेम्ब्रेन पर फ्यूज करेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इनमें से कुछ वेसिकल हो सकता है स्टोर्ड रहे यहीं पर। जब आप इंसुलिन की सिग्नलिंग देखते हो तो आप पाते हो कि इंसुलिन की सिग्नलिंग के बाद में कुछ वेसिकल्स जो सेल के अंदर स्टोर्ड थी वो जाकर फ्यूज करती हैं, जिनमें ग्लूट ट्रांसपोर्टर लगे हुए थे। तो एग्जाम्पल ऐसी बात का है। सिमिलरली बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग सेल्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन जब तक एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट ना हो, सिग्नल ना आए, वो रिलीज नहीं करती, वो स्टोर रखती हैं। और ऐसे ही कुछ वेसिकल्स वो भी हैं जिनका काम है हाइड्रोलिसिस करना वेरियस काइंड ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स का, जिनको सेल को जरूरत एज सच नहीं है। इन वेसिकल्स को हम लोग लाइसोसोम्स के रूप में जानते हैं। पीएच का बड़ा लंबा चौड़ा खेल है, तो जब हम लोग पर्टिकुलर लाइसोसोम पढ़े होंगे तब हम लोग उसकी बात करेंगे। तो ये एक डायग्राम, इसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं हम लोग, लेकिन ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम सब कुछ डिफाइन नहीं कर रहा। इस अकेले डायग्राम की इंपॉर्टेंस ये है कि मोर और लेस हमें यह बता रहा होता है कि न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हालांकि डायरेक्टली नहीं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर भी जो मेम्ब्रेन है, असल में जो मेम्ब्रेन वाला पार्ट है, ये आया तो गोल्जी बॉडी से। गोल्जी बॉडी से जब वेसिकल जारी होती है तो जहां उसने प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट किया है मेम्ब्रेन पर, तो वहां ये जो लिपिड की बायलेयर है ये भी तो ट्रांसपोर्ट हुई है। और गोल्जी बॉडी के पास जो ये लिपिड की बायलेयर आई है, ये आई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड की सिंथेसिस होती है। ईआर वो साइट है जहां पे आपके तमाम तरह के फॉस्फोलिपिड्स की सिंथेसिस होती है, और आपकी सेल में पाए जाने वाली तमाम तरह की मेम्ब्रेन्स यहीं से क्रिएट होकर के पूरी सेल में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। बट ये कहानी का एक पार्ट है। इस कहानी में और भी मेंबर हैं, लेकिन वो मेंबर इसका सिस्टम का पार्ट नहीं है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन बिल्कुल अलग तरह की होती है। ये प्रोकैरियोटिक नेचर की है, और इसका इस सिस्टम से कोई लेना नहीं है। इसके अलावा परऑक्सीजोम्स भी कुछ अलग तरह के कहानी वाले हैं। परऑक्सीजोम्स को हम लोग ये भी मानते हैं कि जब तक माइटोकॉन्ड्रिया सेल में नहीं आया था, तो परऑक्सीजोम वाज द साइट ऑफ लिपिड डिग्रेडेशन, कैटाबॉलिज्म। आज भी एनिमल सेल्स के अंदर परऑक्सीजोम्स लिपिड कैटाबॉलिज्म में बड़ी क्रूशियल रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है। हालांकि ज्यादातर जगह पे हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्रेडिट देते हैं। और अगर ये मान लीजिए कि सपोज प्लांट है, तो प्लांट के पास में आपको और भी चीजें मिल जाएंगी, जैसे कि प्लास्टिड्स। ये भी एक अलग तरह के मेम्ब्रेन सिस्टम अवेलेबल है। और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों प्रोकैरियोटिक ओरिजिन के माने जाते हैं, इसलिए इनकी मेम्ब्रेन की कंपोजिशन, इनके काम करने के तरीके कहीं भी हमारी बाकी बची हुई यूकैरियोटिक सेल से मैच नहीं करते। तो यहां तक की बात में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, चाहे वो ये वाली हो, टीवी लिख रहा हूं मैं इनको केवल, परऑक्सीजोम्स,
और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल और भी है जिसे हम सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं। सेंट्रियोल वो पॉइंट है जहां से माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली शुरुआत होती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स के न्यूक्लिएशन सेंटर यहीं पर अवेलेबल है और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स यहां से पूरी सेल के अंदर फैले हुए हैं। हम जो कहते हैं कि भाई एक वेसिकल ईआर से निकली गोल्जी में पहुंची, वो हवा में नहीं जाती या पानी में तैरती हुई नहीं जा रही। इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स का इस्तेमाल करके बाय द हेल्प ऑफ मोटर प्रोटीन्स ये वेसिकल डायरेक्शनल मूवमेंट दिखाती हैं। इनके अलावा भी काफी सारे और छोटे मोटे ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि एनिमल सेल्स में छोटे वैक्यूल्स और प्लांट सेल में बड़े वैक्यूल्स। इनकी इंपॉर्टेंस है खास तौर से ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने के लिए और कई बार ये स्टोरेज साइट के रूप में भी काम आते हैं। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला एक और स्ट्रक्चर कम से कम, जिसे आप न्यूक्लियोलस कहते हो, बट न्यूक्लियोलस इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। ये समझो कि जैसे ऊन का गोला होता है, ऊन का गोले में केवल ऊन ही तो है, बाहर से कोई लेयर तो हमने चढ़ा नहीं रखी। अगर आप फुटबॉल को देखो तो फुटबॉल में एक चमड़े की लेयर है, फिर उसके अंदर एक रबड़ का गुब्बारा है, सही मायने में, जिसे आप फुटबॉल बोलते हो। लेकिन ये जो है, ये जैसे ऊन को हम लोग एक बॉल के रूप में बना लें, तो ये ऊन का गोला ये इस तरह का है न्यूक्लियस। इसके अलावा भी और काफ़ी सारी बॉडीज यहाँ पाई जाती हैं जो कि अगेन फाइब्रस ही हैं, मतलब उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, कजाल बॉडीज वगैरह। और साइटोप्लाज्म में भी बहुत तरह की और दूसरी बॉडीज पाई जाती हैं। हर एक चीज के अपने फंक्शन है। जैसे ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जो ब्लू वाले, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारी सेल के अंदर रेलवे ट्रैक की तरह काम करते हैं, या फिर सड़कों की तरह, कि सेल के अंदर जो भी ट्रैफिक होगा वो इनके थ्रू जाएगा, इनके ऊपर चढ़ करके। सेम ऐसे ही एक फाइबर और भी है हमारी सेल में। ये फाइबर ट्रांसपोर्टेशन में तो ना के बराबर पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन इसके वैसे बहुत रोल हैं। जैसे कि ये मेम्ब्रेन के आसपास फाइबर्स के रूप में अवेलेबल है, मेम्ब्रेन की पेरीफेरी पे। इंटरनल हिस्सों में काफी कम मिलता है। जब कभी मेम्ब्रेन को स्यूडोपोड्स बनाने होंगे, मेम्ब्रेन को अपनी माइक्रोविलाइज बनानी होंगी, मतलब जब सरफेस एरिया को प्रोजेक्ट करना होगा, पुश करना होगा, या सेल को चलना होगा, तो इस काम के लिए ये एक्टिन के फाइबर्स बाय द हेल्प ऑफ मायोसिन प्रोटीन्स, और इसके अलावा और भी काफी सारी फैमिली या प्रोटीन जो इन्वॉल्व होती है, वो यहां पार्टिसिपेट करती है। और इन सबसे भी इंपॉर्टेंट एक और जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के रूप में जाना जाता है। इसका काम केवल पूरी सेल के अंदर एक तरह का फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराना। ये लंबे फाइबर्स नहीं है, ये छोटे छोटे क्रिस क्रॉस नेटवर्क हैं। समझो कि जैसे आप किसी, जो टेनिस की बॉल होती है, जैसे टेनिस की बॉल को अगर आप प्रेस करोगे तो पिचक जाएगी, और प्रेशर हटाने पर वो वापस अपनी शेप में आती है। वहां तो जो सरफेस था उस प्लास्टिक की बॉल का, रबड़ की बॉल का, वो सरफेस है जो उसे अलाउ करता है। लेकिन अगर मैं किसी कपड़े को ले लूं और कपड़े से बॉल बना लूं एक, उसे पिचकाऊंगा तो वापस नहीं आने वाली। लेकिन अगर मैं उस कपड़े के बैग के अंदर किसी फॉर्म को भर लूं, जैसे आपका गद्दा होता है या फिर सोफा जिस पर आप बैठते हो, तो जब आप बैठते हो तो वो अंदर भिज जाता है, उठने पर वापस अपनी शेप में आता है। तो वहां जो फॉर्म काम कर रहा है, एग्जैक्टली सेम ये काम मेरे इंटरमीडिएट फिलामेंट करते हैं, जिसे हम लोग IFB कह सकते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का साइज एक्टिन और माइक्रोट्यूब्यूल के बीच का होता है, इसलिए इसे हम लोग इंटरमीडिएट फिलामेंट बोलते हैं। इसके अलावा सेल से बाहर जो आप कभी निकले हुए देखते हो स्ट्रक्चर, सीलिया या फ्लैजिला। सीलिया या फ्लैजिला की स्टोरी याद रखिएगा, ये माइक्रोट्यूब्यूल के साथ जुड़ी हुई है। माइक्रोट्यूब्यूल केवल सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन देने का काम नहीं करता, जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला है वो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ है। तो हर एक जो कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट का अपना एक अलग अलग रोल है। तो ये एक समरी है आपकी सेल की। जितने हमने चीजों का यहां नाम लिया, मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के और जो पार्टिकल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
जब मैं ईआर बोलता हूं तो समझ जाओ कि मैं रफ और स्मूथ दोनों की बात कर रहा हूं। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, आपकी गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, पेरोक्सोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, हम इन सबको बारी बारी से एक एक करके निपटने वाले हैं। तो आने वाले पार्ट्स के अंदर हम लोग इन्हीं चीजों को और डिटेल में डिफाइन करेंगे। शुरुआत में अभी करूंगा इसी टाइम, जिसमें हम लोग केवल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फोकस करने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर के लिए। हालांकि करेंगे हम लोग स्क्रीन के थ्रू, यहीं पे मैं यहीं ड्रॉ करूंगा। फिलहाल मैं आपको कुछ टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है इसके साथ में, और ना ही हम लोग कोई पीपीटी वाला लेक्चर कर रहे हैं। ये व्हाइट बोर्ड लेक्चर है, जहां पे अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने एक ओवरव्यू लिया कि हम सेल की बात करना चाह रहे हैं कि सेल की स्टोरी क्या है। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, इसके किसी कंपोनेंट के अंदर एंटर करने की बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको न्यूक्लियस के बारे में हल्का सा एक आइडिया दे दूं कि जिसे आप न्यूक्लियस बोलते हो, तो वहाँ पर आपकी न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसके अपने रोल हैं, और जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसके अपने रोल हैं। लेकिन ये जो रास्ते हैं, इन रास्तों को एज सच पार नहीं कर सकते। इन रास्तों को पार करने के लिए कुछ प्रोटीन की असेंबलीज हैं जिनके थ्रू गुजरना पड़ता है, जिन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। शॉर्ट फॉर्म में से कहते हैं हम लोग NPC, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। अब न्यूक्लियस में आपके पास डीएनए का मॉलिक्यूल है, और इस डीएनए के मॉलिक्यूल से आपको आरएनए बनाना है। मान लीजिए मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए आपको चाहिए होता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड प्रिसाइजली जब हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, तो यहीं से तुम्हारे क्वेश्चन उठने शुरू होना चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड इज अ प्रोटीन। अब ये प्रोटीन कहां से आता है? तो मान लीजिए कि जो ये मैसेंजर आरएनए बन रहा है, ये मैसेंजर आरएनए असल में उसी जीन का है जिस जीन से बनता है आपका RNAP सेकंड। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड अपनी ही जीन को एक्सप्रेस करा रहा है, उससे बनने वाले मैसेंजर आरएनए से RNAP सेकंड का ही मैसेज है, और मैसेंजर आरएनए को अब बाहर आना है। तो बाहर आने के बाद में मैसेंजर आरएनए बाय द हेल्प ऑफ वेरियस प्रोटीन्स वो एक सर्कुलर लूप बनाएगा। राइबोसोम उसको बाइंड करेंगे, और राइबोसोम उसे पढ़ करके एक प्रोटीन तैयार करेंगे। राइबोसोम जब किसी मैसेंजर आरएनए को पढ़ते हैं तो स्टार्ट करते हैं AUG से और खत्म करेंगे स्टॉप कोडॉन पे। तो यहां कहीं पर AUG होगा, तो कहीं पर स्टॉप कोडॉन मान लीजिए आपका UAA। तो राइबोसोम इसे पूरा पढ़ने के बाद में जो भी प्रोटीन बनाएगा, अब ये प्रोटीन और कुछ नहीं है, आपका RNA पॉलीमरेज सेकंड है। और आप जानते हो कि इसे काम यहां नहीं करना, इस RNA पॉलीमरेज को काम करना है कहीं और जाकर के, और जाना है ऐसा न्यूक्लियस के अंदर। तो जनरली जब भी हम कभी देखते हैं कि भाई इन्हें कहीं और जाए काम करना है किसी प्रोटीन को, तो आप देखोगे कि उस प्रोटीन में कहीं पर एक खास सीक्वेंस है। वो सीक्वेंस जो कहती है कि भाई मुझे तो न्यूक्लियस में लेके चले जाओ, NLS, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल सीक्वेंस। तो फिर दूसरे तरह के प्रोटीन्स आएंगे जिन्हें हम ट्रांसपोर्टर कह सकते हैं। वो आकर के इस प्रोटीन से जो कि आपका RNA पॉलीमरेज है उससे बाइंड करेंगे, और इस पूरी असेंबली को लेकर के न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे। न्यूक्लियस के अंदर जाने के लिए अगेन इन्हें न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो जो भी इन्हें नियरेस्ट न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा उससे ही अंदर एंटर करेंगे, और आपका RNA पॉलीमरेज सेकंड अंदर पहुंच गया। तो न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटीन पाए जाते हैं, चाहे फिर वो RNA पॉलीमरेज हो, चाहे वो DNA पॉलीमरेज हो, चाहे राइबोसोमल प्रोटीन्स हो, सबको सेम इसी साइकिल का इस्तेमाल करना अंदर आने के लिए। लेकिन कुछ प्रोटीन और भी इंटरेस्टिंग है। कुछ प्रोटीन तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई हम कभी तो न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे और कभी हम न्यूक्लियस से बाहर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सेम ऐसे ही एक और जीन लेते हैं हम लोग। ये एक ऐसी जीन है जिसमें राइबोसोमल प्रोटीन बनाने की एबिलिटी है। इससे बना मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए बाहर आया, मैसेंजर आरएनए से बना एक राइबोसोमल प्रोटीन, और इस प्रोटीन को वापस अंदर आना है।
अंदर ये प्रोटीन आकर के डिफरेंट काइंड के राइबोसोमल आरएनए के साथ फ्यूज करेगा, असेंबली तैयार करेगा और ये बना लेगा छोटा राइबोसोमल सब यूनिट या बड़ा राइबोसोमल सब यूनिट, और फिर इसको भी बाहर निकल करके आना है। बाद में यही राइबोसोम छोटी यूनिट और बड़ी यूनिट यही जाकर के आपके मैसेंजर आरएनए को पढ़ेंगे। तो अगर मैं राइबोसोमल प्रोटीन की बात करूं, तो राइबोसोमल प्रोटीन जब बन रहा था यहां पे, तो नो डाउट कि इसके पास एक सीक्वेंस ऐसी होनी चाहिए जिसे पहचान करके इसे न्यूक्लियस के अंदर ले जाएं हम लोग, यानी कि वही सीक्वेंस जिसे हम लोग बोल रहे थे NLS। लेकिन जब ये NLS की वजह से अंदर पहुंच गया, तो अंदर पहुंचने के बाद उसने वापस भी आना है इसे, तो फिर वापस आते हुए इसको एक सीक्वेंस और चाहिए, जिसे आप बोल सकते हो NES। तो कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस के अंदर जाने के लिए भी सीक्वेंस है और न्यूक्लियस के बाहर जाने के लिए भी सीक्वेंस अवेलेबल है। एनएलएस सीक्वेंस का पर्पस होता है न्यूक्लियस के अंदर लेके जाना प्रोटीन को, और एनईएस सीक्वेंस का मतलब है उसे बाहर लेके आना है। इंडीड, सिर्फ इसकी बात क्यों करो तुम बात करो उस प्रोटीन की भी जो प्रोटीन राइबोसोमल आरएनए को लेके आया था, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को। इस प्रोटीन को भी तो वापस निकलना है ताकि ये फिर दोबारा किसी और को लेके आ सके अंदर। तो जितने भी प्रोटीन न्यूक्लियस में आएंगे जाएंगे, उन प्रोटीन्स के पास दोनों सीक्वेंस पाई जाएंगी, एनएलएस भी और एनईएस भी। और जिस सीक्वेंस को केवल अंदर जाना है प्रोटीन को और बाहर नहीं आना, तो उसके पास केवल एनएलएस सीक्वेंस पाई जाएगी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, देखिए जिन प्रोटीन्स का नाम मैंने लिया है अभी तक, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल प्रोटीन्स, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज, मैंने इनका जिक्र किया है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ ऐसे प्रोटीन्स के नाम दो जो न्यूक्लियस में चाहिए और जिनके नाम मैंने अभी तक नहीं लिए हैं। ऐसे प्रोटीन्स जिनकी जरूरत मुझे न्यूक्लियस के अंदर पड़ेगी। फटाफट व्हाट्सएप उठाओ और टाइप करके सेंड करो मैसेज अपने ग्रुप में। ऐसे प्रोटीन्स जिनकी रिक्वायरमेंट न्यूक्लियस के अंदर है और मैंने उनका जिक्र अभी तक नहीं किया है। ओके, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज बोल चुका हूं पहले ऑलरेडी मैं। ओके, गुड। अब देखो तुम्हारा दिमाग चलना शुरू हो गया है। अब मेरा सवाल ये था कि अगर कल एग्जाम में तुम्हारे सामने क्वेश्चन आया होता कि कौन कौन से प्रोटीन ऐसे हैं जिन्हें न्यूक्लियस के अंदर जाना है, तो शायद तुमसे एकदम से ये जवाब ना मिलते, लेकिन अब तुम कर सकते हो इस जवाब को। देखिए, न्यूक्लियस के अंदर होने वाली जितनी भी प्रोसेस हैं, उन सब प्रोसेस में जो कुछ भी प्रोटीन लगेगा वो सारा प्रोटीन बन के अंदर ही आएगा। अब न्यूक्लियस में प्रोसेस कौन सी होती है? जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन। तो डीएनए के रेप्लिकेशन में इस्तेमाल होने वाले सारे प्रोटीन्स बनेंगे साइटोप्लाज्म में, लेकिन आएंगे न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि हर एक के पास कुछ सीक्वेंस होनी चाहिए जो उसे न्यूक्लियस के अंदर लेके आए, लाइक एनएलएस। सिमिलरली अगर मैं डीएनए की ही कहानी करूं, तो डैमेज रिपेयर करने वाले एंजाइम्स या प्रोटीन्स, या फिर जो म्यूटेशन करते हैं, या फिर डीएनए के मॉडिफिकेशन करने वाले जो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में रोल निभाते हैं, डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स। फिर आप बात करो जो क्रोमोसोम पर चिपके रहते हैं, क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, जिन्हें आप कहते हो ये हैं हिस्टोन्स और नॉन हिस्टोन फैमिली के भी हैं, जैसे कि साइटोसिन मिथाइलेटेड को पहचान करके चिपकने वाले एमईसीपी प्रोटीन्स। इसके अलावा काफी सारे मॉलिक्यूलर चैपरोन्स जो क्रोमेटिन रीमॉडलिंग में इस्तेमाल होते हैं। फिर आप बात करो ट्रांसक्रिप्शन की, और ट्रांसक्रिप्शन का जब जिक्र आ ही गया है तो मैं तुमसे एक सवाल ही पूछ लूं यार, क्योंकि मैंने पाया कि लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है? क्वेश्चन ही है सिंपल सा, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? ओके, जैसे कि एक्सपेक्टेड था,
आप में से बहुत लोग के जवाब वो हैं जो आपके एग्जाम में नंबर खींच के ले जाएंगे वापस उल्टे, और कुछ के जवाब बिल्कुल बढ़िया है। जो इसका परफेक्ट जवाब है कि ट्रांसक्रिप्शन से क्या मिलता है मुझे, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो इसका आंसर है ऑल टाइप ऑफ आरएनए। जो लोग हेट्रोजीनियस आरएनए बोलते हैं या मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, गलत है भाई। अगर मैसेंजर आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हो आप, तो ट्रांसफर आरएनए के सिंथेसिस को क्या कहोगे? या फिर राइबोसोमल आरएनए के बनने के सिंथेसिस को क्या बोलोगे? और मत भूलो, जो माई आरएनए होता है या फिर एसएन आरएनए होता है या गाइड आरएनए होता है, तो डीएनए से जब भी आरएनए बनेंगे, इन्हें क्या कहोगे तुम? तो ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें डीएनए को कन्वर्ट किया जाता है आरएनए में, और फिर वो आरएनए चाहे कैसा भी हो। और मत भूलो, यूकैरियोट्स में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज का जिक्र करते हो आप कम से कम, जो न्यूक्लियस में काम करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और आरएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो जो कुछ भी वो बनाते हैं, जो भी आपने 20-25 तरह के आरएनए पढ़ रखे होंगे, ये सभी आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के प्रोडक्ट हैं। तो अब ये भी याद करो कि जब आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है, तो क्या केवल आरएनए पॉलीमरेज था वहां पे? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं होते, टर्मिनेशन या अलोंगेशन फैक्टर नहीं होते, या फिर जो आपके शुरुआत में जहां पे जीन को ऑन होना है, तो वहां पर एक साइलेंसर या फिर जो एक्टिवेटर्स होते हैं उसे बाइंड करने वाले प्रोटीन्स, जिन्हें मॉड्यूलेटर प्रोटीन्स भी कहते हैं हम लोग, ये सब भी तो उसके एग्जांपल्स हैं। तो जो कुछ भी आप प्रोटीन आपने आज तक पढ़ा है, मैं बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहा, टस का और रो का नाम मत लेना वहां पे, ये यूकैरियोटिक सिस्टम है। तो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में आपने जो कुछ भी प्रोटीन पढ़ रखे हैं, ये सारे प्रोटीन यहां आएंगे बाहर से बन करके। फिर इसके बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। भाई ये तो वो प्रोसेस हो गई जिनकी जरूरत है हमें, मतलब जो हर सेल के अंदर होनी होनी है। बट इसके अलावा व्हाट अबाउट टीलोमरेज एंजाइम? टीलोमरेज एंजाइम का काम है टीलोमरेज बनाना, वो भी यहां काम करेगा। तो इसके अलावा जो राइबोसोमल प्रोटीन्स होते हैं वो भी यहीं बनते हैं, मतलब उनकी जरूरत भी यहां है मुझे, क्योंकि अल्टीमेटली असेंबली राइबोसोम की यही न्यूक्लियस के अंदर होने वाली है, न्यूक्लियोलस के अंदर। और अगर तुम डीएनए आरएनए कहानी से बाहर निकल आओ, तो फिर ये सोचो कि न्यूक्लियस के अंदर जो फाइबर पाए जाते हैं, जो न्यूक्लियस के एनवलप को प्रोडक्शन दे रहे हैं, इन फाइबर को भी तो कुछ करोगे ना, ये भी तो प्रोटीन है बाय नेचर। आप में से शायद कुछ को आइडिया हो, जिनको आइडिया ना हो मैं दे रहा हूं, जिसे आप बोलते हो इंटरमीडिएट फिलामेंट। सबसे डाइवर्स नेचर ऑफ प्रोटीन फैमिली है ये साइटोस्केलेटल मेंबर्स के अंदर। और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स केवल साइटोप्लाज्म में नहीं पाए जाते, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक्टिन जो होते हैं, ये तो केवल साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस के अंदर की स्टोरी इनकी नहीं है। लेकिन न्यूक्लियस में पाया जाने वाला लैमिनिन प्रोटीन, लैमिनिन, ये लैमिनिन प्रोटीन भी इंटरमीडिएट फैमिली का मेंबर है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की फैमिली का मेंबर, और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार है। बस जिस भी जगह तुम बैठे हो, मजाक नहीं कर रहा, अपनी गर्दन उठाओ और ऊपर की तरफ झांक करके देखो जहां तुम्हारा पंखा लगा हुआ है। तो पंखा जिस सरफेस में लगा हुआ है वो छत है। आप सोच के देखो कि अगर इस छत में जो लोहे की रोड्स थी वो ना होती, अगर तुम्हें मालूम है, नहीं मालूम तो बता रहा हूं भाई, जैसे तुम लैंटर बोलते हो, उसमें लोहे की रोड्स पड़ी होती हैं। और अगर तुम ऐसे जगह बैठे हो जहां पर तुम्हारे सिर के ऊपर कोई सीमेंटेड लैंटर नहीं है, तो भाई किसी झोपड़ी में होगे, तो वहां तुम्हारे पास फूसे की एक छान लगी होगी छत ऊपर, तो वहां देखो, वहां बांधने के लिए बांस है जो उसके रोक के रखे हुए हैं। और अगर ये भी नहीं है, टिन शेड पड़ी हुई है, तो टिन शेड में भी जो आपके टिन्स होती हैं उसको रोक के रखने के एक लोहे का फ्रेम तो बना रखा है ना। तो सेम ऐसे ही सभी तरह की मेम्ब्रेन्स, क्योंकि मेम्ब्रेन तो बाय नेचर लिपिड है, ये इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि ये रुक सकें, बंध सकें, तो इनको बांधे रखने के लिए डिफरेंट फाइबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर ये फाइबर का नाम है लैमिनिन प्रोटीन, और ये भी यहां आएगा। इसके अलावा जब आप सेल साइकिल पढ़ते हो, तो सेल साइकिल में डिफरेंट काइंड के जो काइनेज एंजाइम है, जिनका फंक्शन है क्रोमोसोम के साथ, क्रोमेटिन के साथ, न्यूक्लियस की डिसअसेंबली के साथ, उन्हें भी तो अंदर आना है। तो ये सारी स्टोरी यहां पर अवेलेबल है। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं कि चलिए हमने देख लिया भाई, न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटीन चाहिए और उन सारे प्रोटीन्स को साइटोप्लाज्म में बनना है। नाउ व्हाट इज द पॉइंट? अब पॉइंट यह है कि जब मैं कभी कहूंगा कि न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, क्या उस डीएनए से
केवल वही आरएनए बनेंगे जिन आरएनए से बनने वाले प्रोटीन को वापस न्यूक्लियस के अंदर जाना हो? तो आंसर है नहीं। अब एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस को मैं समझाना चाह रहा हूं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। प्रोसेस ये कहती है कि जब भी कभी आप न्यूक्लियस, दोबारा बनाना पड़ेगा हमें, जब भी आप कभी न्यूक्लियस से आते हुए किसी आरएनए की बात करोगे और ये आरएनए मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए प्रोटीन कोड करने के लिए आया, तो इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर राइबोसोम यहीं पर आकर के बाइंड कर जाएंगे। यहां पर मैं तुम्हें वार्न कर दूं कि मैं ट्रांसक्रिप्शन के डायग्राम के लिए सीधा आरएनए बनाऊं या सर्कुलर, कंफ्यूज मत होना। मैसेंजर आरएनए जनरली सर्कुलर फॉर्म में आकर के ही ट्रांसलेशन शुरू करते हैं, लेकिन डायग्रामेटिकली बनाने में और चीजों को समझाने के लिए ये लीनियर डायग्राम ज्यादा अच्छे होते हैं, जिसमें मैसेंजर आरएनए को सीधा दिखाते हैं। तो शुरुआत में ही जब ये राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है, तो ये है स्मॉल सब यूनिट, ये है लार्ज सब यूनिट। तो जब बनती हुई पेप्टाइड है वो लार्ज सब यूनिट से बाहर निकलना शुरू होती है। अब शुरुआत में एन टर्मिनस का रीजन बाहर निकल करके आया। स्टार्टिंग में जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस है ये बहुत क्रूशियल है। अब अगर ये अमीनो एसिड की सीक्वेंस स्पेशल है, एक इस तरह की अमीनो एसिड की सीक्वेंस जिसे हम स्पेशल नाम भी देते हैं, और फिलहाल हम लोग इसे बोल रहे हैं कि ये है एक लीडर सीक्वेंस। अगर लीडर सीक्वेंस है तो फेट कुछ और होगा इसका यहीं पर। और अगर ये लीडर सीक्वेंस नहीं है, मान लीजिए कि दिस इज नॉट अ लीडर सीक्वेंस, तो यहीं पर पूरा का पूरा ट्रांसलेशन कंप्लीट होगा और पूरा का पूरा प्रोटीन बन करके तैयार हो जाएगा। अब ये जो प्रोटीन बना है, इस प्रोटीन की डेस्टिनेशन कहां पर है? इस प्रोटीन को वापस न्यूक्लियस के अंदर जाना है। ये न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियर बॉडी, इनमें से किसी में काम आएगा, या फिर इसे जाना है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के पास, या फिर इसे जाना है आपके क्लोरोप्लास्ट के पास, या फिर इसे जाना है पर ऑक्सीजोम में। तो जितने भी प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिन्हें न्यूक्लियस में जाना हो, माइटोकॉन्ड्रिया में जाना हो, क्लोरोप्लास्ट में जाना हो और पेरोक्सोम में जाना हो, उनकी सिंथेसिस साइटोसोल में ही होती है। अरे यार, मैं एक प्रोटीन का नाम लेना भूल गया। जैसे मैंने कहा कि जिन प्रोटीन्स को न्यूक्लियस में जाना हो, जिनको माइटोकॉन्ड्रिया में जाना हो, जिनको क्लोरोप्लास्ट में जाना हो, जिनको पेरोक्सोम में जाना हो, जिनको डैश में जाना हो, ये डैश फिलअप कर दो मेरे लिए प्लीज। एक साइट और भी है जिसमें जाने वाले प्रोटीन यहीं पर बनेंगे। बोल सकता कोई तुम में से? अपने आप तुम बोलोगे हाँ, तो मेरे पास आवाज नहीं आने की। ओके, कुछ लोगों ने कुछ जवाब दिया जो कि हजम करने के लायक नहीं है। मेरा हाजमा खराब हो जाएगा, गैस बन जाएगी पेट में। बट खैर, जो नेक्स्ट एक बात मैं बोलना भूल गया, ये है आपका साइटोसोल। तो कुछ लोगों ने इसका जवाब ठीक दिया, साइटोसोल। तो जिन प्रोटीन्स को न्यूक्लियस में जाना है, न्यूक्लियस में जाना है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सोम्स या साइटोसोल, उनकी सिंथेसिस फ्री राइबोसोम पे होती है। लेकिन अगर ये लीडर सीक्वेंस थी तो फिर नेक्स्ट गेम शुरू होता है। नेक्स्ट गेम था कि जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस की ही बाहर वाली मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, और इसी मेम्ब्रेन पर आकर के जो राइबोसोम के पास में लीडर सीक्वेंस थी, वो राइबोसोम अपने मैसेंजर आरएनए को लेके आएंगे और यहां बैठ करके पढ़ाई करेंगे अपनी पूरी। तो इनका जो बना हुआ प्रोटीन है, दैट विल कम इनटू द ईआर। अब चाहे ये प्रोटीन साइटोसोलिक हो, चाहे ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हो, यहां से ये प्रोटीन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहां से सिक्रीशन, या फिर गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम,
या फिर गोल्जी बॉडी से स्टोरेज। तो अब जितने भी प्रोटीन ऐसे होते हैं जिन्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में काम करना है या गोल्जी बॉडी में काम करना है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रहना है या फिर लाइसोसोम में रहना है या फिर स्टोरेज के रूप में रहना है या फिर उन्हें सीक्रेट होना है, उन सब प्रोटीन की सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होती है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि आप किसी जगह पर एक खाली मैदान में बैठे हुए हो, मतलब एक जमीन है, जमीन पर एक पेड़ लगा हुआ है, पेड़ पीपल का मान लो या आम का मान लो। एक मास्टर जी आए और मास्टर जी ने एक बोर्ड लगा करके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, और फिर हर रोज बच्चे यहां आते हैं पेड़ के नीचे और क्लास करके घर वापस चले जाते हैं। तो जब गांव वाले किसी को बोलेंगे कि वहां जाके मिलना, तो बोलेंगे पाठशाला के पास मिल जाना। ये खाली जगह जो अभी तक कुछ नहीं थी, अब ये पाठशाला बन गई है। लेकिन अगर मैं किसी तरीके से इन सबको भगा दूं यहां से, भागो 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 भागो, और फिर होता क्या है कि कुछ बच्चे आते हैं और हर रोज बैठ करके यहां पर 3 डंडे गाड़ लेते हैं और सामने खड़े होकर के एक जना बॉल फेंकता है और दूसरा चुक्के छक्के लगाता है, तो लोग इसे प्लेग्राउंड कह देते हैं, इसी जमीन के टुकड़े को। और जब यहां गांव के शादियां वादियां होने लगती हैं तो लोग इसे विवाह मंडप भी बोल देते हैं। जब रामलीला यहां पे लगती है तो बोलते हैं रामलीला ग्राउंड है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल सेम ऐसी है। जब ये सिंपल सी है तो आप इसे जनरली ईआर कहते हो, स्मूथ ईआर। लेकिन जब इसी स्मूथ ईआर के ऊपर मैं राइबोसोम चिपकाने शुरू कर दूं तो इसी का नाम RER है, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब एक सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए रामलीला ग्राउंड में रामलीला चल रही है और इसी रामलीला ग्राउंड में पाठशाला भी चलनी थी, तो जिस टाइम रामलीला चल रही होगी तो क्या उस टाइम बच्चे पढ़ पाएंगे? ये एक इशू है। तो जब यहां राइबोसोम बैठ करके प्रोटीन बना रहे होते हैं तो जो ईआर के बाकी फंक्शन हैं उनका असर कम हो जाता है। जनरली जिसे आप ईआर कहते हो, आप इस ईआर को दो में बांट सकते हो। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे आप बोलते हो स्मूथ ईआर, और एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर आपने राइबोसोम चिपका रखे हैं, इसे आप बोलते हैं आप रफ ईआर। राइबोसोम जब चिपके हुए हैं तो उसका मतलब वो ट्रांसलेशन कर रहे हैं प्रोटीन का, खाली नहीं बैठा करते राइबोसोम। जब राइबोसोम कुछ नहीं कर रहे तो राइबोसोम की छोटी यूनिट अलग और बड़ी यूनिट अलग अलग रहते हैं। अगर ये चिपके भी तो केवल ट्रांजिएंट पीरियड के लिए चिपकते हैं और फिर हट जाते हैं, और यही प्रोसेस लगातार चलती रहती है एज पर द नीड। तो स्मूथ ईआर का जो मेन फंक्शन है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। इसका दूसरा फंक्शन है लिपिड की सिंथेसिस। ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को फ्री ग्लूकोज में भी कन्वर्ट करने का काम करता है अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर, और यहां पर ग्लाइकोसाइलेशन भी होता है कार्बोहाइड्रेट का। इसके अलावा भी कई और छोटी मोटी तरह की प्रोसेस यहां होती रहती हैं, जैसे कि लिपिड का स्टोरेज। लेकिन जब मैं रफ ईआर की बात करता हूं तो रफ ईआर में जो मेन काम है वो है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन और साथ में पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के अंदर आपके जो प्रोटीन की ट्रिमिंग होती है वो भी आती है, ग्लाइकोसाइलेशन का मैचुरेशन, फोल्डिंग कराना, ये सारी प्रोसेस यहां आती हैं। बट मोटे रूप से SER और RER में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो आज का जो मेन फोकस था वो आपको ये थोड़ा सा आइडिया देना था मेरा। सो कैसा लगा ये टॉपिक? आई होप कुछ नया सीखा होगा, तो कुछ पुराना रिवाइज भी हुआ होगा, एक नक्शा बना होगा सेल बायोलॉजी का। ये नक्शा बड़ी हेल्प करने वाला है। स्टिल आपके मन में काफ़ी सारी क्वेरीज होंगी, आप अपनी क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे उन सभी कमेंट्स के जवाब देने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।